आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क कल 74वां यौम आजादी मनाएगा और यही वजह है कि जश्न का माहौल है पूरे मुल्क में। लेकिन कोरोना वबा ने इस बार आजादी के जश्न को थोड़ा सा फीका कर दिया है। मुल्क की आजादी, इसकी अहमियत और इफादियत पर आज हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत अहम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आजादी और जश्न आजादी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क जश्न आजादी मना रहा है, लेकिन कोरोना वबा ने जश्न को फीका कर दिया है। हर साल जिस धूमधाम से आजादी का जश्न मनाया जाता था, वो धूमधाम तो इस बार नहीं है, क्योंकि जश्न के साथ कोरोना से हिफाजत भी करनी है। यही वजह कि मरकजी वजारत दाखिला ने जश्न आजादी को लेकर गाइडलाइन जारी की है, ताकि आजादी का जश्न मनाते वक्त एहतियात का भी ख्याल रखें। किसी भी प्रोग्राम में मास्क पहनकर जाना लाजमी होगा। प्रोग्राम की जगह पर सैनिटाइजेशन का एहतमाम करना होगा और किसी भी प्रोग्राम में भीड़ जमा न हो, इसका खास ख्याल रखना होगा। जाहिर है कि जश्न आजादी में हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, लेकिन इस बार लोगों को थोड़ी सी मायूसी हुई है। मुल्क को यह आजादी बड़ी जद्दोजहद के बाद नसीब हुई थी। हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क बना। मुल्क के तमाम इदारे, मदारिस, यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस और स्कूलों में, बल्कि हिंदुस्तान के तमाम शहरों और गांव-गांव में जश्न आजादी बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। अपने मुल्क की सरजमीन से किसे मोहब्बत नहीं होती, और ये मौका साल में 2 बार आता है। एक 15 अगस्त यानी यौम आजादी और दूसरा 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया। आजादी और जमहूरियत 2 ऐसे लफ्ज हैं जो किसी भी मुल्क के शहरी के लिए काफी अहमियत रखते हैं। कितनी खुशी से हम इस बात का इजहार करते हैं कि हम एक आजाद और जमहूरी मुल्क का हिस्सा हैं। 26 जनवरी को शहीदाने वतन के कारनामों और उनकी खिदमात को याद किया जाता है और आने वाली नस्लों को भी इससे रोशनास कराया जाता है। मुल्क में जमहूरियत की बुनियाद यह है कि इस मुल्क में तमाम मजाहिब के मानने वालों को पूरा हक है कि वो आजादी से जिंदगी गुजारें। सबको इख्तियार है कि वो दस्तूर में दिए गए हुकूक से अपना दामन भरें। तारीख के सफहात और हिंदुस्तान की सरजमीन गवाह है कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराने में मुहिब्बाने वतन ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। तब कहीं जाकर हिंदुस्तान और इसमें बसने वालों को आजादी नसीब हुई थी। यही नहीं, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ इस जंग में हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहे। लेकिन आज के हालात कुछ इस तरह के हैं कि आज इस मुल्क में प्यारो मोहब्बत और भाईचारगी को फिरका परस्त अनासिर खाक में मिला देना चाहते हैं और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को खत्म कर देना चाहते हैं। हम आजादी के बाद 73 साल का सफर तय कर चुके हैं। हिंदुस्तान की आजादी इंतहाई तवील और सब्र आजमा जद्दोजहद के बाद हासिल की गई और हमारे मुजाहिदीन आजादी ने बखुशी और हंसते हंसते मौत को गले लगाकर हमें ये आजादी फराहम की है और अंग्रेजी साम्राज्य को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस आजादी की कीमत को समझें और हमारे मुजाहिदीन आजादी को हकीकी मानों में खिराज अकीदत पेश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आजादी के इतने सालों के बाद आखिर हिंदुस्तान आज कहां खड़ा है? आज हम पहुंचे कहां है? आजादी का ये सफर कहां तक मुकम्मल हुआ है? आजादी के जो ख्वाब थे, आजादी की जो आरजू थी, जो इसकी तकमील थी, कहां तक मुकम्मल हुई? ये सफर आखिर पहुंचा कहां तक है? या जो मुहिब्बाने आजादी या मुजाहिदीन आजादी हैं, जो उन्होंने ख्वाब देखे थे, क्या वो ख्वाब पूरे हुए हैं? आज इन्हीं तमाम सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे। जश्न आजादी और यौम आजादी पर तफसील से बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके अपने मेहमानों का आपसे मैं तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान इंदिरा नायक जी, सूफी और गजल गुलकारा हैं, सिंगर हैं और जानी मानी हस्ती हैं मुल्क की, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। इंदिरा नायक जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ मुल्क के मारूफ शायर जौहर कानपुरी साहब भी जुड़े हुए हैं।
मुशायरों की जान होते हैं जौहर कानपुरी साहब, और आज न्यूज 18 उर्दू के साथ जुड़े हुए हैं। जश्न आजादी पर कई इनकलाबी नज़में लिखी हैं जौहर कानपुरी साहब ने। जौहर कानपुरी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। इनके अलावा मेरे साथ सुनीता झिंगरन जी, बहुत सीनियर और क्लासिकल म्यूजिक सिंगर हैं और मुल्क का जाना पहचाना चेहरा है। सुनीता झिंगरन जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान, बॉलीवुड एक्टर रजा मुराद साहब। जी हां, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है रजा मुराद साहब। बहुत इस्तकबाल है रजा मुराद साहब न्यूज 18 उर्दू में, और अक्सर हमारे साथ डिबेट में आप जुड़ते हैं। और मेरे साथ शमी नारंग जी हैं, हिंदुस्तान की आवाज आपको कहा जा सकता है, मीडिया पर्सनालिटी हैं, वॉइस ऑफ मेट्रो हैं। शमी नारंग जी, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। बहुत खास मेहमान है और मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी दिलचस्प आज बातें होंगी इस प्रोग्राम में। मैं रजा मुराद साहब, सर आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। मुल्क आजादी के 73 साल पूरे कर रहा है। अगर आजादी के सफर को सर देखा जाए तो किस तरह से आप देखते हैं इन 73 सालों को? हमारा मुल्क जो है बहुत ही मुश्किल हालात से गुजरा है, मुश्किलात से जी। और मैं ये कहूंगा कि ये जो 74 साल हैं ये मदोजस से भरे हुए हैं और हमारे मुल्क ने यकीनन तरक्की बहुत की है, करता रहा है, शुरू से ही करता रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा हमारे मुल्क में मसला है, एक तो ये है कि आबादी की ज्यादती है और तालीम की कमी है। तो यकीनन अगर आबादी की ज्यादती है और तालीम की कमी है तो यकीनन गुर्बत भी उसमें शामिल होती है। बिल्कुल। ये जो है इस पर हमें बहुत ही गौर करना है, तालीम पर गौर करना है। और देखिए, जमहूरियत तभी कामयाब होती है जबकि हर हमारे शहरी को ये मालूम हो कि जमहूरियत है क्या। बेशक बेशक। देखिए, अफसोस की बात यह है कि आज भी बहुत से छोटे कस्बों में, गांवों में वो पुलिस को माई बाप समझते हैं, पुलिस को सरकार समझते हैं। उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि पुलिस जो है वो आपकी मातहत है, वो आपकी खिदमत गुजार है, वो मुलाजिम हैं लोगों के। तो ये देखिए, जमहूरियत तभी हो सकती है कामयाब जब लोग जमहूरियत का असली मतलब समझें कि हर शहरी को बराबर के हुकूक हासिल हैं, वो गवर्नर है, वो वजीर आला है या वो एक आम शहरी है, सबको तमाम हुकूक बराबरी के हासिल हैं। लेकिन बस बात यही है कि ये बात जो है लोगों को समझाने वाले नहीं हैं और उन्हें, कई लोगों को पता ही नहीं है कि जमहूरियत है क्या, जमहूरियत है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं कभी पुरानी स्टेट्स में जाता हूं जो जहां रजवाड़े थे या जहां रियासतें थीं, आज भी उन्हें जो है साहब माई बाप समझा जाता है, आज भी उनके कदमों में गिरा जाता है। ये तो कब ये दौर कब का खत्म हो गया है, राजे महाराजों का और नवाबों का। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो उन्हें अपना मालिक समझते हैं, उन्हें अपना हाकिम समझते हैं, उन्हें अपना सब कुछ समझते हैं। और क्योंकि उन्हें वाकफियत नहीं है कि जमहूरियत क्या है, तो जो जमहूरियत का मीठा फल है वो आज तक उन्होंने चखा ही नहीं है। तो ये एक हमारे यहाँ जो है, ये जो तालीम की कमी है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो बस लेकिन मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूं, मैं बहुत ही पुरुम्मीद हूं बिल्कुल कि हर गुजरते साल के साथ हालात जो है बेहतर से बेहतर होंगे। तो बस यही एक मेरा जो है एक ख्याल है कि हर इंसान जो है, हर मुल्क का बाशिंदा जो है, आजाद मुल्क का बाशिंदा जो है, उसने
आजादी होने के बावजूद अब तक आजादी का मीठा फल उसने अभी चखा ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि आजादी क्या है। मतलब अभी भी हम एक तरह से सफर में हो और वो सफर अभी भी एक तरह से बाकी है। जाहिर सी बात है 73 साल इस आजादी को जरूर हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं अभी भी, जिसके बारे में रजा मुराद साहब तस्करा कर रहे थे। मैं सुनीता झिंगरन जी आपके पास आना चाहूंगा। मैम, जो सफर शुरू हुआ था 1947 में, 2020 में उसे किस तरह से आप देखती हैं? क्या वो ख्वाब पूरे हुए जो 1947 में देखे गए थे, जिसकी वजह से हमारे जो मुजाहिदीन आजादी थी, जिन्होंने जानें दी थी, कुर्बानियां दी, शहीद हुए, क्या वो ख्वाब पूरे हुए? जी हाँ, जैसे कि आदरणीय श्री रजा मुराद जी ने बहुत अच्छी बात कही है। सबसे पहले तो हम इस यौम आज़ादी पर सबको मुबारकबाद देते हैं, और कल ईद मुबाहिला भी है, उसकी भी मैं मुबारकबाद देती हूँ। और ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ यहाँ सब धर्मों को मनाने की पूरी छूट है। एक समंदर है, जैसे समंदर में सारी नदियां मिलकर समाहित होती तब समंदर बनता है, इतना फराग दिल है हमारा भारतवर्ष। और कौमी एकता इत्तेहाद मिल्लत की एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं तो लखनऊ में रहने वाली हूँ, यहाँ की आज़ादारी को ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, चाहे वो धार्मिक प्रयोजन हो, चाहे मंदिर का, चाहे मस्जिद का, कुछ भी हो, हिंदू सिख ईसाई सब मिलके इसे मनाते हैं। और यही गंगा जमुनी की तहजीब की एक बहुत बड़ी मिसाल है। पहले से बहुत चीजें सपने पूरे हुए हैं। अब हाल ही में आप देख लीजिए कि हमारा अयोध्या में राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। हम भारतवासी और इसमें हमारे मुस्लिम भाइयों ने पूरी तरह से साथ दिया और उसको स्वीकार किया, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और भी जो कुछ है समय के साथ रह के जो खामियां हैं वो समय पर ही पूरी होती हैं और पूरी होती रहेंगी। मैं बहुत बड़े एक मारूफ शायर जिनका अभी अभी इंतकाल हुआ है, राहत इंदौरी साहब का एक शेर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं। अरे मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मैं मर जाऊं तो मेरी पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी पहचान लिख देना, और लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। अब इससे बड़ी क्या मिसाल होगी? बिल्कुल, बेशक बेशक। जाहिर सी बात है कि एकता और कुर्बानी की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती है। राहत साहब को आज उनकी एक कमी खलती है, और उनका जो खला उनके जाने से पैदा हुआ है, उनकी जो कमी है वो रहती दुनिया तक नहीं भर पाएगी। बस यही है कि हम उनकी जो चीजें हैं, उनकी जो शायरी है, उनका जो ख्वाब था, उसे अब हम लोग पूरा करेंगे, हमारी एक जिम्मेदारी है। मैं शमी नारंग साहब आपके पास आना चाहूंगा। शमी नारंग साहब, हम बात कर रहे हैं आजादी के 70 साल 73 सालों की। क्या आपको लगता है कि उन 73 सालों में 1947 या उससे पहले हमारे जो मुजाहिदीन आजादी ने ख्वाब देखा था, वो ख्वाब, उस ख्वाब में अभी भी कहीं कमी रह गई है? वो पूरी तरह से वो ख्वाब मुकम्मल अभी नहीं हुए हैं? आदाब सबको, और सबसे पहले जश्न आज़ादी पे बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सभी को। देखिए भाई, ऐसा है कि जिंदगी में जब हम आज़ादी जो होती है, अपने आप में एक लफ्ज लेकर जो चलते हैं ना साहब हम लोग, बिल्कुल हर एक की वो जो लफ्ज होता है वो अपनी अपनी जहनियत पर, अपनी अपनी सोच पर मुनहसर होता है, उस पर निर्भर करता है। अब एक आज़ादी वो भी कहता है कि जो इंसान एक कफस में, एक जेल में रह रहा है, वो कह रहा है मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो यही मेरे लिए आज़ादी है। लेकिन एक मेरे जैसा शौहर सब आज़ाद होते हुए शादीशुदा जिंदगी में बीवी से कहता मैं बड़ा परेशान हूँ, वो भी आज़ादी कहाँ कहलाएगी ना। तो ये क्या हो रहा है कि हम आज़ादी के जो मीनिंग हैं वो बदलते गए। लेकिन चलिए जोक से पाठ, हमारे साथ होता क्या है कि जब हमको आज़ादी, दो चीज़ें हैं साहब, जिन लोगों की वजह से आज हम इस जश्न को मना रहे हैं या इस पे डिबेट कर रहे हैं या खुलकर बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो बहुत कम लोग थे, माफ कीजिएगा। तो क्या हुआ, और उन लोगों ने जद्दोजहद की, लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किया, और सही मायनों में उस 5% जो सच्चाई थी
उसकी वजह से जो 95% जो लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, उनको आजादी उन्होंने ली नहीं है, उनकी झोली में परोस दी गई है। बिल्कुल चली गई ना। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने सही मायनों में आजादी हासिल करने का मतलब नहीं सीखा, जबकि उन्होंने जब आजादी का आपका मकसद क्या था, आपका उद्देश्य क्या था? मकसद ये था कि आजादी आपकी अपने आप में एक अच्छे मुस्तकबिल की मंजिल होगी, आप उसकी तरफ बढ़ेंगे, है ना जी, इसलिए आपने आजादी ली। लेकिन रही बात कि क्या हम उसको कदम ब कदम क्या हम मुतमईन होते गए, क्या हमको सेटिस्फैक्शन का लेवल वो मिलता गया जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी? इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी चीज को घर बैठे उनकी झोली में परोस देते हैं तो उसकी अहमियत समझ नहीं आती। हमको लगा कि आजादी यही बहुत बड़ी आजादी है कि हमने किसी को गाली दे दी और उसने आगे से चांटा नहीं मारा। लेकिन कंस्ट्रक्टिव जिसे हम लोग कहते हैं कि क्या उसमें किसी बात का निर्माण हुआ, क्या उसमें मुल्क की कोई बेहतरी हुई, या उसमें मुआशरे की या समाज का कुछ बेहतर हुआ? नहीं हुआ ना। तो अभी ये जो तमाम चीजें थीं, इसको जो 25% या 5% जिन लोगों की मैं बात कर रहा था, वो या तो बहुत बुजुर्ग हो गए या इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनसे गलती क्या हो गई कि वो अपनी आगे रहनुमाई करने वालों को ये बात नहीं बता के गए। अगर वो किताबों में छोड़ गए, हमने किताबों को फिर बांट दिया, हमने उसको एज ए स्टोरी समझ लिया, है ना, और कोई डॉक्यूमेंटेशन करने के तरीके नहीं होते, कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी उस जमाने में, है ना। तो हुआ क्या कि 47 के बाद हमने इतना ज्यादा जश्न मनाना शुरू कर दिया कि हम जश्न क्यों मना रहे हैं और इस जश्न को मनाने की वजह को किस तरह से हासिल किया, वो हमारी समझ में नहीं आया। तो क्या हुआ कि हम लोग इंडिविजुअल, हम अपनी जाती जिंदगी में इतने मसरूफ हो गए कि हम नागरिक नहीं रह गए, हम सिटीजन नहीं रह गए। मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ। मैंने एक जापानी से पूछा था कि साहब आपके मुल्क की बड़ी तारीफ होती है, तो मेकअप रूम की बात है, मैं तब खबरें पढ़ा करता था उन दिनों में दूरदर्शन पे, तो वो मेरे साथ आके बैठे, तो मैंने कहा साहब आपको क्या फ़र्क महसूस होता है एक हिंदुस्तानी में और एक जापानी में? उन्होंने कमाल का मुल्क है, आप में जज्बा बहुत अच्छा, आप लोग बड़े मेहनती हैं। वो जो भी हमारी तारीफ पहले करना चाहता था उसने पूरी तारीफ कर दी। फिर उसने कहा कि साहब मैं एक बात कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे, तमाम बातें अंग्रेजी में हो रही हैं। तो उसने हमें कहा कि साहब मैं इफ आई कैन से यू इन वन वर्ड, आप बहुत अच्छा उसे उर्दू में तर्जुमा भी उसका कर देंगे। उसने कहा कि लाइक वी आर सिटीजन्स, यू आर इंडिविजुअल्स। हम पहले देश का सोचते हैं फिर खुद का सोचते हैं। आपके यहाँ थोड़ा सा उल्टा है कि आप पहले खुद का सोचते हैं। तो ये जो जज्बा बिल्कुल है ना, तो उस मुल्क का हम, हाँ, तो ये जज्बे को जब तक हम तब तक सिर्फ बहस करते रह जाएंगे। बड़ा खूबसूरत मेरे वालिद साहब एक बात कहा करते थे। उनसे किसी ने पूछा, वो फौज में थे, उनसे किसी ने पूछा कि इस आजाद मुल्क में, माशाल्लाह अब आपकी उम्र भी होगी, अब तो खैर उनका इंतकाल हो गया, अब नहीं रहे मेरे वालिद साहब, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने फौज की, अपने देश की, अपने पूरे मुल्क की खिदमत की है बतौर फौजी, तो अब आप क्या आगे देखना चाहते हैं रिटायरमेंट पे? जब उनसे कहा गया कि आप तकरीर करिए, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बड़ा खूबसूरत एक शेर सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि इंसान, हमारा पूरा माशरा तकसीम हो रहा है, बट रहा है ना, तो उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में एक ही तवक्को है, एक ही हसरत है और एक ही तमन्ना है कि बड़ा खूबसूरत, उन्हें आपको सबको बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि फासलों के दौर में मंजर अजीब देखूंगा, फासलों के दौर में मंजर अजीब देखूंगा। अंडरलाइन करिए अजीब को, हाँ, फासलों के दौर में मंजर अजीब देखूंगा, एक छत के तले एक दूजे को करीब करीब देखूंगा। क्या बात, क्या बात। हाँ, और उन्होंने कहा कि मजहब से बढ़कर खुदा में यकीन होगा। क्या बात है, मजहब से बढ़कर खुदा में यकीन होगा, मैं बिगड़ती दुनिया का संवरता नसीब देखूंगा। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है आपने शमी साहब शेयर की है। और जाहिर सी बात है कि आजादी का जो मकसद था कि भाईचारा, इत्तेहाद, यूनिटी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क तो आया है और उसमें कमी आई है, क्योंकि हिंदुस्तान की आजादी की बात करते हैं तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी ने इस मुल्क को, इस मैखाने को सजाने के लिए अपनी जानों को निछावर किया है।
लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज अब थोड़ी सी दूर हटती जा रही है। मैं जौहर कानपुरी साहब आपके पास आना चाहूंगा, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, इंदिरा नायक जी भी बहुत देर से वेट कर रही हैं। मैं जौहर कानपुरी साहब, क्योंकि शायरी से आपका ताल्लुक है और मुशायरों की कामयाबी की जमानत आप माने जाते हैं, और शायरी की अगर हम बात करते हैं तो आजादी से बहुत गहरा रिश्ता है। बंगाल की जो तहरीक शुरू हुई थी वहां से लेके हिंदुस्तान की आजादी तक अगर हम बात करें तो आजादी की आवाज को तेज से तेज तर करने के लिए शायरी का सहारा हमेशा लिया गया। जौहर कानपुरी साहब। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। शायरी ने बहुत अहम रोल अदा किया है जंग आज़ादी में, और बहुत अजीम अजीम शायर इसमें आए और कुर्बान भी हुए। हमारे सामने मिसालें हैं। सबसे पहली मिसाल हमें मिलती है राम प्रसाद बिस्मिल की। एक बहुत आला शायर थे, लेकिन वतन पर हंसते हंसते कुर्बान हो गए। और जाने कितनी ही शायरी की गई, जाने कितनी नज़में कही गई जिसने आज़ादी के मतवालों में रूह फूंकी। और ये देश आज़ाद हुआ, जंग आज़ादी हमने बहुत ही हौसले के साथ लड़ी। लेकिन अभी बहुत अच्छी बात कही जनाबे रजा मुराद साहब ने कि आज़ादी के बाद तालीम का जो मेयार होना चाहिए था वो वहां पर नहीं पहुंचे हम अभी। बिल्कुल। तो ये हकीकत है कि हमें यहाँ पर भी कुछ कमी महसूस हुई। देखिए, असली बात जो एक बात आपने ये कही ना कि आज़ादी का मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी आज़ादी, बिल्कुल, सबको सुकून, सबकी खुशहाली होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम जायजा लें 47 से लेकर अब तक, तो कहीं ना कहीं हमें मायूसी होती है। लेकिन हम उस तरफ बाद में आएंगे। सबसे पहले क्योंकि ये हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो सबसे पहले मैं तमाम अहले, बिल्कुल, ठीक है, कुछ लग रहा है सिग्नल चला गया जौहर कानपुरी साहब का। दोबारा से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत कंटिन्यू करेंगे। मैं इंदिरा नायक जी आपके पास आऊंगा। इंदिरा नायक जी, आप सोच रहे होंगे कि एंकर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन अब मेरी बारी सबसे बाद में आ रही है। मैंने सोचा कि सीनियरिटी के हिसाब से लोगों को मौका दिया जाए। इंदिरा नायक जी, क्योंकि आजादी का जश्न तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा ये जश्न फीका फीका लग रहा है कोरोना की वजह से। एक तरफ लॉकडाउन और उसके बाद कोरोना और उसके बाद जश्न आजादी, तो इस बार वो चीज नहीं है। हालांकि दिलों में तो आजादी है, उसे तो कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन फिर भी इस बार का जो जश्न है थोड़ा सा फीका फीका नजर आ रहा है। इंदिरा जी। आजादी के ऊपर ही। जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। वतन मेरी पहचान है तू, वतन मेरी पहचान है तू, क्या बात। लब मेरी जुबान है तू, वतन मेरी पहचान है तू, लब मेरी जुबान है तू, बेमज़हबी बेनाम हूँ मैं, बस मेरी पहचान है तू, बेमज़हबी बेनाम हूँ मैं, बस मेरी पहचान है तू। जो आप कह रहे थे कि जश्न हमारे मन में होना चाहिए। हम जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, मुझे लग रहा है देश के हर भाई हर बहन जो तकलीफ में है वो उस तकलीफ से गुजरनी नहीं चाहिए। हमने जो 70 साल में हासिल करना था वो नहीं कर पाए हम, और उनके आंखों में जो आंसू हैं वो एक्चुअली नहीं होने चाहिए। हमने सब ने खुशहाली मिलनी चाहिए हमें। और ये कोविड एक बहुत ही मुश्किल दौर है देश के लिए, बट फाइनेंशियल भी और इकोनॉमिक भी जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और जात पात धर्म से जो बंटवारा हो रहा है उससे और मायूस होता है दिल की आखिर जिस जंग के लिए हमारे बुजुर्गों ने लड़ा, क्या वही हिंदुस्तान? जी हेलो, जी जी, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए जी। तो मेरा दिल कहीं बार बार ये सोचने को कह रहा है कि चलो ये साल कोविड है पर हम अपने मन में तो आजादी का जश्न मना सकते हैं। बिल्कुल, बेशक बेशक। हम एक दूसरे से अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से पेश आ सकते हैं। हम मजहब को रिश्तों में बीच में आने नहीं देना चाहिए हमने,
और ना जात पात, ना रिजर्वेशन या जो भी है, बस अपने देश का झंडा ऊपर लहराना चाहिए। वो एक स्पोर्ट्समैन हो, वो एक एक्टर हो, वो एक सिंगर हो, वो एक वेज लेबरर हो, उसका भी तो हक था अपनी अच्छी रोटी के लिए। वो इतने सालों, इतने दिन चल के गया था अपने गांव, और उसको उसको खाने का नहीं मिला। वो हमारी एक्चुअली सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसा क्यों हमारे देशवासियों के साथ 74th ईयर में हो रहा है कि लोग भूख से मर रहे हैं। तो ये कोविड एक बहाना है, मैं समझ रही हूँ, बट आई फील कि हमने जो तरक्की हासिल करनी चाहिए वो नहीं कर पाए। बिल्कुल, यानी आज़ादी का ख्वाब पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक तरह से मुकम्मल नहीं हुआ है। जो चीज़ें हमें अचीव करनी चाहिए थी, आज जहां पर मुल्क होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कमियां रह गई। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रजा मुराद साहब भी हैं, जौहर साहब भी हैं, शमी नारंग जी हैं, सुनीता जी, सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से लौट कर आएंगे तो आज़ादी के इन ख्वाबों को किस तरह से पूरा किया जा सकता है, कमियां क्यों रह गई, कमियां कहां रह गई, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक, हाजिर हो रहे हैं। तो जश्न आज़ादी पर आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये आज़ादी हासिल कैसे हुई थी, इस आज़ादी के सफ़र में हम पहुंचे कहां पर हैं, जो हमारे ख्वाब थे, जो हमारी आरजू थी, उसकी तकमील हुई या नहीं हुई, और अगर कमियां रह गई हैं आज़ादी के 73 साल बाद भी, तो आखिर इसकी वजह क्या है, कमियां कहां पर रह गई, इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद रजा मुराद साहब आपके पास ही आना चाहूंगा। रजा मुराद जी, जैसे कि डिबेट के पहले हिस्से में तमाम पैनलिस्ट ने माना कि आज़ादी तो हासिल हुई, और शायद 1947 और 15 अगस्त का वो दिन, इससे बड़ा दिन हिंदुस्तान की तारीख में नहीं हो सकता, लेकिन इन 70 सालों के बाद भी कुछ कमियां रह गईं। वो ख्वाब, जो आज़ादी का ख्वाब जिसलिए देखा गया था, वो ख्वाब पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ। क्या लगता है कहां कहां पर कमियां रह गई और इसकी वजह क्या देखते हैं, रजा मुराद साहब? पता ही नहीं है कि आजादी क्या है जी, और क्या क्या पता ही नहीं है कि आजादी क्या है, और क्या क्या उनके पास हुकूक हैं जिससे वो कतई लाइल्म है। और दूसरे वो लोग हैं जिन्हें पता है कि आजादी क्या है, जिन्हें पता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, तो उसका किस तरीके से गलत इस्तेमाल होता है, वो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक हो या वो मीडिया प्रिंट हो। कई बार वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते और इस आजादी को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वो उस हद तक ले जाते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का कैरेक्टर किरदार पर आप हमला करें। इसकी जिम्मेदारी भी जो है वो बहुत जरूरी है। इस हद तक आपको जाना है। अगर आप ऐसी कोई बात करते हैं जिसका गलत असर जो है बच्चे और जवान जहनों पर पड़ता है, तो आप उसका कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल, आप वो बातें सिखा रहे हैं जो आगे चल के मुल्क के लिए नुकसानदेह हो, क्योंकि आगे चलकर ये बच्चे ही जो हैं, आज के नौजवान, मुल्क की बागडोर यही संभालेंगे। तो इनके दिल में बिल्कुल वतनी के बजाय जो कि डर फैलाया जा रहा है, वो मुल्क के लिए बड़ा खतरनाक। देखिए, हमारे बच्चे, हमारे जो नौजवान हैं, बहुत वतन परस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। हर किसी के दिल में वतन परस्ती का बहुत जज्बा है, हर नौजवान के दिल में है। किसी शायर ने ये भी कहा है कि जुनून हुब्बे वतन का मदार शबाब में, जुनून हुब्बे वतन का मदार शबाब में है, तबू में प्रिय रवानी रहे ना रहे, वतन रहे शाद काम और आबाद, वतन हमेशा रहे शाद काम और आबाद, हमारा क्या है अगर हम रहे। क्या बात है, बहुत खूब। वो हमारा जो नौजवान है वो यकीनन बहुत वतन परस्त है, लेकिन उस वतन परस्ती के साथ साथ जो एक नफरत फैलाई जाती है, एक दूसरे को दूर करने की बातें की जाती हैं, एक दूसरे के दिलों में शुकूक पैदा किए जाते हैं, तो ये बात जो है ये मुल्क के लिए खतरनाक है। और ये कुछ लोग अपने जाती मफाद के लिए, जिसे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समझते हैं, वो
वो कितना मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, वो इसका अंदाजा हमें होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि तो प्रजातंत्र है वो जो है हर बाशिंदे के लिए वो जो है एक मसावी हक है। तमाम बाशिंदों को वो मसावी वो हासिल है जो कि हर शहरी के पास में। कुछ लोग उसे बिल्कुल समझते नहीं है और कुछ लोग जो है उसका बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात जो है फिर क्या होता है कि कच्चे जहनों में जब ये ऐसी बात डाली जाती है तो फिर वो बात जाती है। और हम जो एक बाप लेकर चले थे कि मुल्क में हम सब जो है हमें बड़ा बाहमी यकजहती होगी, एकता होगी, अखंडता होगी, यूनिटी होगी। तो इन बातों से नफरत फैलाने से हम दूर हो जाते हैं। तो ये जो बात है कि फिर वो वतन एक होकर भी एक नहीं हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल रंगों से बात बनती है, चमन में इख्तिलाफ रंगों से बात बनती है। हमें हम है तो क्या, हम है तो नहीं तो क्या। बहुत खूब, बहुत खूब, सबका वतन है। बिल्कुल कुछ लोगों के मैं रजा मुराद साहब बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, शायद हमारे नाजरीन तक भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आवाज मुझ तक भी बहुत क्लियर नहीं आ रही। मैं चाहूंगा कि टेक्निकल जो हमारी टीम है वो थोड़ा सा आपकी मदद करे। मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा और बहुत अच्छी बातें आपने रजा मुराद साहब कही हैं, इस पर हम आपसे और बात करेंगे। मैं जौहर कानपुरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, आपका भी सिग्नल चला गया था। जौहर कानपुरी साहब, रजा मुराद साहब जिस फिरका वारियत की बात कर रहे थे, जिस नफरत की बात कर रहे थे, शरपसंदी की बात कर रहे थे, इससे मुल्क का बहुत नुकसान हुआ है। इन 70 सालों में अगर देखा जाए तो मुल्क, अगर डेवलपमेंट की हम बात करें, तालीम की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, हर सतह पर हम बहुत पीछे रह गए और उसकी वजह सिर्फ फिरकावारियत या नफरत है। देखिए साहब, उन्होंने जो देश आजाद कराया था उनका जज्बा ये नहीं था कि कल हमें अपनी कोठियां बनानी है या हमारा नुकसान क्या होगा, हमारा फायदा क्या होगा। उनके अंदर एक जज्बा था, देश को आजाद कराना था, देश में खुशहाली लाना था, आम लोगों के लिए खुशहाली लाना, आम लोगों को अच्छा मुल्क देना, आम लोगों के लिए हरियाली लाना, ये था उनका सपना। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि आजादी के बाद जो सरकारें बनी उनमें कुछ कम और कुछ बहुत ज्यादा खुद परस्त लोग आ गए, जिन्होंने इस देश को तोड़ा है सिर्फ अपने आप को जोड़ने के लिए, सिर्फ अपने आप को देखा है। यहाँ पर देखिए, एक जमींदारी जब थी जी, वो दौर मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जमींदारी में ये थी कि एक आदमी होता था अमीर, बाकी सब होते थे गरीब। बिल्कुल वही इन लोगों ने तरीका अपनाया कि अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। जो संविधान बना, जैसे कि रजा मुराद साहब ने कहा कि जो हुकूक हमें हासिल है, उन हुकूक का पता ही नहीं आम इंसानों को कि हमें क्या हुकूक हासिल है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी हमारे राजनेताओं की कमी है कि क्यों ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि एक एक शख्स को ये मालूम हो कि हमें क्या हुकूक हासिल है, हम क्या हासिल कर सकते हैं, क्या हमें मिलना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इसमें हमारे राजनेताओं की कमी है। इसलिए मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि देखिए, जब तक सियासत संवरेगी नहीं, सियासत जब तक बिगड़ी रहेगी, जब तक मुल्क बिगड़ा रहेगा। सियासत को संवारिए, सारा कुछ संवर जाएगा। इसके साथ साथ सबसे पहले मैं आपको जश्न आजादी चूंकि हम मना रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। हमारी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार, हम सब हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा त्योहार ये आजादी है। तो आज आजादी का दिन हम जश्न आजादी मना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं 2 लाइनें ये पढ़ना चाहूंगा कि सर पर हो खाके वतन ताजे वफादारी के साथ, क्या बात, सर पे हो खाके वतन ताजे वफादारी के साथ, और जश्न आजादी मनाओ शान खुददारी के साथ। तो जश्न आजादी सबको मिलकर मनाना चाहिए। लेकिन भाई, भूखे पेट होठों पर हंसी नहीं आती। इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा
कि कोई कहीं भूखा ना रहे, सही, कोई कहीं प्यासा ना रहे। मजलूम जब तक, मजबूर जब तक मौजूद रहेगा, जब तक देश में खुशहाली नहीं आ सकती। बिल्कुल। तो देश में खुशहाली बिल्कुल जाहिर सी बात है, सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, जब ही असल आजादी हासिल होगी। गरीब, पिछड़े, दलित, जो भी पसमानदा जो भी है, सबको जब तक एक लाइन में नहीं लाया जाएगा, सबको बराबर का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक असल और जो आजादी का ख्वाब है वो पूरा नहीं होगा। मैं इंदिरा नायक जी आपके पास आना चाहूंगा। इंदिरा नायक जी, क्योंकि हमारे जो नाजरीन है वो आपकी सुरीली आवाज में सुनना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं उनकी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट कर दूं। इसके अलावा आजादी का ख्वाब अभी भी कहीं ना कहीं एक तरह से मुकम्मल नहीं हुआ। आजादी तो जरूर मिली, आज हम आजादी से की सांस जरूर ले रहे हैं, लेकिन जो बात जौहर साहब या रजा मुराद साहब कर रहे थे कि गरीब, पिछड़े और जो पसमानदा हैं, जब तक इन्हें ऊपर नहीं लाया जाएगा तब तक आजादी का मकसद पूरा नहीं होगा। यहां मैं एक कहना चाह रही हूं कि जो धर्म का कॉलम है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, एक तो वो मिटा दीजिए और सिर्फ हिंदुस्तानी लिख लीजिए हर के लिए। कोई पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद हिंदू है या मुसलमान है या दलित है, पहले हम हिंदुस्तानी है, उसके बाद मजहब अपने घर पे होना चाहिए, बाहर क्यों होना चाहिए कि हम क्या किस चीज को फॉलो करते हैं। दूसरी बात, ये जो आप कह रहे थे, खुशहाली जब तक देश भर में नहीं होगी हम खुश नहीं जी सकेंगे। और एक बात आपका है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हमारे बुजुर्गों ने ऐसी ऐसी पोइट्री लिखी है, अगर हम उस पर तवज्जो दें तो खुशहाली खुशहाली और प्यार और मोहब्बत ही बढ़ती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाह रहा हूं कि कुछ आप आज़ादी, क्योंकि हम एक जश्न मना रहे हैं और इससे बड़ा दिन तो हम लोग की ज़िंदगी में नहीं आता है साल भर में, मैं चाह रहा हूं कि कुछ आपसे और सुना जाए, क्योंकि हमारे नाजरीन की भी दरख्वास्त है। अच्छा, मैंने एक छोटा सा गाना लिखा था। जी जी। जय भारत माता, मैंने जिस तरीके से लिखा था उसको अपने जो भारत माता है उसके लिए है। इकराम राजस्थानी जो जयपुर के पोएट है उन्होंने उसको लिखा है, मैंने गाया है। और उसमें जन गण मन की भी बात है। जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता, तेरी गौरव गाथा, तेरी गौरव गाथा, जनगण मन गाता, हे जनगण मन गाता, हे भारत माता। नव भारत के नव सपनों का नव निर्माण करे, चलो विश्व का मिलकर हम कल्याण करें। बोलो जय भारत माता, तेरी गौरव गाथा, तेरी गौरव गाथा, जनगण मन गाता, हो जनगण मन गाता है भारत माता। जनगण मन गाता है भारत माता, जनगण मन गाता, जनगण मन भाता है भारत माता, जनगण मन गाता, जनगण मन गाता है भारत माता, जनगण मन गाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं ये कह रही हूँ कि भारत में इतनी ताकत है कि भारत दुनिया को रास्ता दिखा सकती है। बस आपस के मतभेद बंद करें और एक साथ जुट जाएं और देश को आगे लीडर लेके जाएं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, आपस में एक नहीं होंगे, तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं सुनीता झिंगरन जी आपके पास आना चाहूंगा। सुनीता जी, जाहिर सी बात है कि अब वो वक्त आ गया कि मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, जो बात इंदिरा नायक जी कह रही थी कि आपसी जो मतभेद हैं उन सबको अब खत्म करके देश के लिए अब आगे आना होगा
और मैं आपसे भी मुल्क के इत्तेहाद भाईचारे पर कुछ सुनना चाह रहा हूं। जी जरूर। एक तो मैं सबसे पहले बता दूं आपसे कि मैं मलका गज़ल, मलका ठुमरी मरहुमा बेगम अख्तर साहिबा की शागिर्दा हूँ और एक कुछ हिंदुस्तान के जाने माने शायर हैं और मुल्कों में भी, बाहर के मुल्कों में भी पहचाने जाते हैं, श्री आलोक श्रीवास्तव जी। क्या उन्होंने क्या खूब इत्तेहाद मिल्लत और जो गंगा जमनी तहजीब है कौमी एकता पर क्या बात कही है कि मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि मस्जिदों की फजाओं में मीरा के भजन गूंजे। मस्जिदों की, गौर फरमाइएगा कि मस्जिदों की फजाओं में मीरा के भजन गूंजे और मस्जिदों के तरन्नुम में लुबान की खुशबू हो। बहुत तब तो वो बात है। और इसको सुनिए, मैं सुना रही हूँ और इसका उन्वान है कि जो हम में तुम में हुई मोहब्बत। उन्वान ही कैसा निराला है। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। हाय उजाला, तो देखो कैसा हुआ उजाला, उजाला। जो हमें तुम हुई मोहब्बत, वो खुशबू ने चमन संभाला, वो खुशबू ने चमन संभाला, वो खुशबू ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम है, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला, 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 हाय शिवाला। वो हमें तुमने हुई मोहब्बत। और ये दूसरा बंद भी सुन लीजिए। जी जी। वो तो जन्नतों से सलाम आए, जो हमें तुमने हुई मोहब्बत, तो जन्नतों से सलाम आए, पैगंबरों के पयाम आए, फरिश्ते कौसर के जाम लाए, हवा में दीपक भी झिलमिलाए, हवा का ट्रू डिपिक्शन, हवा हवा में दीपक भी झिलमिलाए, जो हमें तुमने हुई मोहब्बत। कहीं पे गीता कुरान ये है, कहीं पे गीता कुरान ये है, कहीं पे पूजा अजान ये है, सदाकतों की जबान ये है, खुला 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 आसमान ये है, जो हम बहुत अच्छा पैगाम तुमने हुई बहुत अच्छा
इसी मोहब्बत की अब जरूरत है हिंदुस्तान में, इसी मोहब्बत की जरूरत है। और शायद इसी मोहब्बत के लिए हमारे जो मुजाहिदीन आजादी थी, जिन्होंने शहादत दी थी, अपनी जान को निछावर कर दिया था, इसी मोहब्बत के लिए, यही भाईचारा होगा तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। मैं शम्मी नारंग जी आपके पास आना चाहूंगा। शम्मी नारंग जी, बहुत मुख्तसर में क्या कुछ करने की जरूरत है ताकि ख्वाबों की तकमील हो सके, फिर से सोने की चिड़िया हिंदुस्तान बन जाए? आजादी की डेफिनेशन को समझना बड़ा जरूरी है, बस मैं यही कहना चाहता हूं। और समझ के आगे आने वाली नस्लों को समझाना और भी जरूरी है। सिर्फ यही है, हमने सोचा कि एक अंग्रेजों ने दस्तखत किए और आजादी के जो कागजात थे वो हमें सौंप दिए, यही आजादी ये नहीं है। आजादी का मतलब है कि आजादी गुर्बत से, आजादी अनपढ़ता से, आजादी मायूसियों से, और सबसे बड़ा आजादी सबसे बढ़कर जो एक खुदगर्जियों से हमें चाहिए। जिस दिन इन तमाम बुराइयों से हम आजाद हो जाएंगे, मुल्क खुशहाल होगा, मुआशरा खुशहाल होगा, हर इंसान खुशहाल होगा। और जब हर इंसान खुशहाल होगा तो फिर आप कम से कम बैनुल अक़वामी तौर पर, एक इंटरनेशनल स्तर के ऊपर आप कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। और इसलिए आपको हर स्तर पर, सिर्फ आप सियासी लोगों से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपको कुछ सिखाएंगे। आपके घर में आपके जो उस्ताद लोग हैं, आपके गुरु हैं, आपके टीचर्स हैं, उनका फर्ज बनता है कि वो सिर्फ किताबी बातें ना करें, वो आपको रोज अपने मुल्क से उसका तारुफ जरूर कराएं, उसका परिचय कराएं। देखो, इसी वजह से मुल्क बन सकता है। नहीं तो अभी हाल ही में किसी बच्चे से कहा गया कि ये जो टोपी पहन के तस्वीर दिखाई, बेटा ये कौन पहनते हैं? जब उन्होंने पुराने नेताओं की तस्वीर दिखाई जंग आजादी में जिन्होंने हिस्सा लिया, तो एक बच्चे ने कहा ये हमारा दूध वाला पहनता है। तो ये नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात करेंगे। बच्चों में घर से ही वो तालीम दी जाए और आजादी की उन कुर्बानियों को बच्चों को भी बताया जाए घरों में। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं रज़ा मुराद साहब आपके पास आना चाहूंगा। आपकी कुछ प्रॉब्लम उस वक्त आ रहा था, बात पूरी नहीं हुई थी। आजादी के ख्वाब को मुकम्मल कैसे किया जाए रज़ा मुराद साहब? आजादी के ख्वाब को इस तरह मुकम्मल किया जा सकता है कि किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला इस मुल्क का बाशिंदा खौफजदा ना हो। बेशक। और नौकरियां मिलें सलाहियत देखकर, नौकरियां सलाहियत देखकर दी जाएं, नाम पूछकर किसी को खारिज नहीं किया जाए। और अगर किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला बाशिंदा घर से बाहर निकलता है और उसके दिल में खौफ है, तो यहां एक बहुत बड़ी कमी है हमारी जमहूरियत के निज़ाम में कि किसी भी बाशिंदे के दिल में खौफ नहीं होना चाहिए कि उसका ताल्लुक किस मजहब से है। तो जब तक ये बातें दूर नहीं होंगी, तब तक डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का जो है कोई मतलब नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि तालीम जो है वो घर से शुरू होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं जी। मेरे वालिद मशहूर अपने वक्त के कैरेक्टर एक्टर थे, मुराद साहब। उन्होंने बचपन में मुझसे एक बात कही थी। मैंने कहा, अब्बा जहां भी आप जाते हैं लोग आपको घेरते हैं, क्या क्यों आपसे लोग इतनी मोहब्बत करते हैं? उनका बेटा, ये जो लोग हैं इन्हें मेरा काम अच्छा लगता है, और ये सिर्फ मेरे हम मजहब नहीं है, इनमें से 80% वो लोग हैं जिनका ताल्लुक मेरे मजहब से नहीं है। तो बेटा, इन लोगों से मुझे बहुत प्यार मिलता है। और बचपन से उन्होंने मुझे एक बात यही सिखाई कि बेटा, ऊपर वाले की नजर में सब बराबर हैं, किसी में कभी फर्क महसूस मत करना। आप अच्छा काम करोगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। आप अच्छा काम नहीं करोगे, लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हमारी जो अवाम है और जो फिल्म देखती है, वो सबके सब जो हैं वो मुसलमान तो नहीं है। सही।
बिल्कुल 80-85% नॉन मुस्लिम्स हैं। क्या वजह है कि आज भी आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान सबसे मकबूल अदाकार हैं? जनता के दिल में कुछ नहीं है साहब। जनता जो है, एक आम जनता जो है, उसके दिल में कुछ नहीं है। वो आपकी सलाहियत देखती है, वो आपका काम देखती है, और उस बिना पे वो आपको पसंद या नापसंद करती है। अगर सिर्फ मजहब के नाम पर लोग फिल्म देखते या किसी को पसंद या नापसंद करते तो ये तीनों मुल्क के सबसे बड़े सुपरस्टार नहीं होते। बिल्कुल, बहुत सही। जनता के दिल में, अवाम के दिल में कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपने जाती मफाद की खातिर उनके दिल में मुल्क के लिए कोई जज्बा नहीं है। मुल्क कहीं भी जाए, बिल्कुल उनका फायदा हो। अगर नफरत फैलाने से उनका फायदा होता है, मुल्क का नुकसान होता है, तो उन्हें मुल्क के फायदे या नुकसान से कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल, उन्हें अपने फायदे से बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नफरत, फिरका परस्ती, इसका खात्मा करना होगा और मोहब्बत की बयार एक बार फिर से चलनी होगी, मोहब्बत को फैलाना होगा, तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। मैं आखिर में बहुत मुख्तसर में, जौहर कानपुरी साहब, बहुत सी नज़में आपने इत्तेहाद, भाईचारे पर और आजादी पर और मुल्क की तरक्की पर कही हैं। मैं चाह रहा हूं चंद अशार जश्न आजादी के इस मौके पर हमारे नाजरीन सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस आज़ादी को कायम रखने के लिए, और जैसा हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था जिस आज़ादी का, अगर वैसा हिंदुस्तान चाहिए तो इस सोच की जरूरत है। मैं हाजिर करता हूँ एक नज्म के जरिए, ये सोच बनानी पड़ेगी। नज्म ये है कि जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। क्या बात? हाँ, जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है, न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है, न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिल रुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो, खूबसूरत है बहुत, खूब इसे प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको। ये तो जन्नत है, जहन्नम न बनाओ इसको। ये तो जन्नत है, जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको, और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। लेकिन नज़्म आगे बढ़ती है, जहां पर आपका वक्त खत्म होने लगे मुझे आप रोक दीजिएगा, लेकिन आप जब तक है मैं शेर सुना रहा हूँ। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। ये बहुत अहम नज़्म है, इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि पहुंचनी चाहिए। इसी फिक्र की जरूरत है। दो शेर और सुना दीजिए। जी, जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे। मैं सुनाता हूँ, जहां तक सुना रहा हूँ सुन लीजिए। जी, जिंदगी उसकी इनायत है, बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ। जी। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे, बहुत। जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि ये हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे। सांस जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में रहो। प्यार ही, और ये इसका हिस्सा ये है। मैं बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, और हालांकि इस पर बहुत अच्छी बातचीत हुई और बिल्कुल लग रहा था कि ये बातचीत चलती रहे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यौम आजादी सभी को बहुत बहुत मुबारक, नाजरीन को भी बहुत बहुत मुबारक। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, आदाब। दिस शो इज को पावर्ड बाय policybazaar.com।